हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो आज जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे वो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी लंबे समय से हम अपने इस रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको सब कुछ अच्छे से बताते हैं बच्चों। तो बस यही हमारा मोटिव है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए जितनी ज़्यादा हो सके अपनी फील्ड के बारे में और हमारा पर्पस पूरा हो पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करेंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। वीडियो में जो भी आपको हर क्वेश्चन में समझाया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सा एक वायरल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन में दिए गए हैं पोलियो, थाइफॉइड, प्लेग या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन ए, पोलियो है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन। बाकी जो दोनों ही देख रहे हैं आप, थाइफॉइड और प्लेग, ये दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये भी आपको याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलियो जिसको पोलियो माइलेटिस भी कहा जाता है, ये हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज होती है जो कि बहुत बार सुना होगा आपने। अगर पोलियो वैक्सीन नहीं दी गई बच्चों को सही समय पे तो इस तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं उनके हाथ या उनके पैर और इवन सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। इसीलिए बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाती है। अगर हम बात करें किस किस रूट से दी जाती है तो दो तरह के रूट होते हैं, ओरल रूट होते हैं एंड इनएक्टिवेटेड रूट होता है। इनएक्टिवेटेड मतलब इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी पोलियो वैक्सीन दी जाती हैं बहुत सारे बच्चों को। ये देखिए, दोनों ही मेथड सेफ और इफेक्टिव मेथड है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं पूरी ही दुनिया में। तो बहुत सारी जगह है ऐसे अभी वर्ल्ड वाइड जहाँ से पोलियो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बट अभी भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की समस्या अभी भी देखी जाती है और उसी के लिए इस तरह की पोलियो वैक्सीन दी जाती हैं बच्चों को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन कैंसर का आपको एग्जांपल बताना है। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सारे ही कैंसर है, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा। आंसर इसका ऑप्शन डी, सार्कोमा है एक तरह का बोन कैंसर। सार्कोमा, जिसको ओस्टियोसार्कोमा के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा कैंसर है जो कि मोस्टली बोन्स में होता है। ऐसी सेल्स जो कि बोन्स की फॉर्मेशन करती हैं बॉडी में, वो सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती हैं और उनकी एक्सेसिव ग्रोथ के कारण इस तरह का बोन कैंसर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा संभावना होती है, किसको सबसे ज़्यादा हम प्रोन होते हैं इस तरह के कैंसर होने के, तो टीनेजर्स और जो यंग अडल्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है इस तरह का सार्कोमा कैंसर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से सारी ऑटोइम्यून डिसीजेस के एग्जाम्पल हैं एक्सेप्ट एक है जो कि नहीं है ऑटोइम्यून डिसीज। तो कौन सी है वो? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, सिकल सेल अनीमिया। अभी जानेंगे सिकल सेल अनीमिया के बारे में, पहले जान लेते हैं ऑटोइम्यून डिसीज क्या होती है। तो देखिए, ये ऐसी डिसीज होती है जहाँ हमारे खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी खुद की ही बॉडी की सेल्स पे अटैक करने लगता है, बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है या एबनॉर्मली एक्ट करने लगता है, अपने खुद की सेल्स को ही मारने लगता है या खुद की सेल्स को ही हार्म करने लगता है जब खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो उसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। जहां पर एग्जांपल है देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीनों ही है ऑटो इम्यून डिसीज। अगर हम बात करें सिकल सेल अनीमिया की, तो ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसीज आप कह सकते हैं, जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, जहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है हीमोग्लोबिन जीन में। मतलब हीमोग्लोबिन जीन में कुछ इनके कोड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। म्यूटेशन मतलब कुछ तरह के चेंजेस आ जाते हैं इस तरह के जीन में और जिसकी वजह से इस तरह का सिकल सेल अनीमिया देखा जाता है। ये देखिए ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर नॉर्मली हमारी देखिए रेड ब्लड सेल जो हेल्दी होती है इस तरह की होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो बिल्कुल ही हेल्दी शेप की होती हैं वो। बट सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, इस तरह की सिकल सेल की शेप में आ जाती है ये रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन को ठीक से कैरी नहीं कर पाती हैं और बहुत सारी सीवियर कंडीशन फेस करनी पड़ती है इन तरह के पर्सन्स को। तो काफ़ी बहुत ही हाई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है उन लोगों को जिनको इस तरह की डिजीज़ होती है, सिकल सेल अनीमिया जैसा डिसऑर्डर होता है।
क्वेश्चन में पूछना, देखिए हीमेटोक्रेट 65 to 70% क्या इंडिकेट करता है? ये क्या बता रहे हैं, देखिए रेंज इनकी परसेंटेज बता रहे हैं। जब भी किसी तरह का ब्लड वर्क करवाया जाता है किसी भी पेशेंट के द्वारा, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्लड वर्क कराना होगा, क्योंकि उनके शरीर में किसी तरह की वो कुछ कमियां देखते हैं। तो अगर उसमें हीमेटोक्रेट की परसेंटेज 65 to 70% आ रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन को इनमें से क्या है? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, पॉलीसाइथीमिया। अब देखिए यहाँ पॉलीसाइथीमिया भी कौन सी स्टेज का होता है? देखिए सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है उस पर्सन को, मतलब उस पर्सन की बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है। टू मैनी रेड ब्लड सेल आ गई है उसकी बॉडी में। नॉर्मल रेड ब्लड सेल आप देख रहे हैं कि आराम से बहुत ही नॉर्मल कंसंट्रेशन की होती है, बट जिसको पॉलीसाइथीमिया होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में आरबीसी प्रोडक्शन होने लगता है ब्लड में। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन होने लगेगा तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ब्लड वेसल तो सेम ही है, ब्लड वेसल में तो कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ उसका साइज़, बट रेड ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी ब्लड को फ्लो होने में, और थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट बन सकता है ब्लड वेसल्स में। तो इन सभी कंडीशंस में भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए एल्ब्राइट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। एल्ब्राइट सिंड्रोम में इसमें से क्या चीज़ अफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आंसर इसका ऑप्शन ए, बोथ बी एंड सी, मतलब बोन और स्किन दोनों ही अफेक्ट होती हैं इस तरह के सिंड्रोम में। देखिए इसको एल्ब्राइट सिंड्रोम को मैकक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की जेनेटिक कंडीशन होती है जहाँ पर बोन की ग्रोथ, स्किन पिगमेंटेशन और जो बॉडी के हार्मोनल बैलेंस है, उन सारी ही चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस आ जाता है। अगर हम बात करें बोन ग्रोथ में, तो इस पर्सन की, जो भी ये पर्सन होगा, जिसको भी बच्चा होगा या अडल्ट होगा, जिसको भी ये एल्ब्राइट सिंड्रोम है, उसकी बोन्स जो है बहुत जल्दी से फ्रैक्चर होने लगेगा। उसको थोड़ा सा भी अगर वो गिर जाता है तो इस तरह के फ्रैक्चर होने लगेंगे उसको, हाथों में या पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें। पिगमेंटेशन की बात करें तो स्किन पे इस तरह की पिगमेंटेशंस होने लगेगी उनको। और इनमें क्या होता है, देखिए प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इनकी बॉडी में इस तरह की क्यों हो रही है ये प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एल्ब्राइट सिंड्रोम में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू द हाइपो फंक्शनिंग ऑफ। एडिसन डिसीज इसमें से किस वजह से होती है, किस ग्लैंड की हाइपो फंक्शनिंग की वजह से होती है? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्लैंड। देखिए एड्रिनल ग्लैंड ये वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि किडनी के जस्ट यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे जो सेक्रेट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिनका, जैसे कॉर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरॉन। बट अगर इनकी जब हाइपो फंक्शनिंग हो जाती है, मतलब अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अगर इसमें किसी तरह की इंजरी हो गई है, ये डैमेज हो गए हैं, तो इस तरह के हार्मोन ये सेक्रेट नहीं कर पाते हैं, हाइपो फंक्शनिंग हो जाती है इन तरह के हार्मोन्स की, इन तरह के ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से इस तरह की एडिसन्स डिसीज देखी जाती है। इसमें देखिए बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं अलग अलग तरह के लोगों में, जैसे बहुत ज़्यादा थकान लगना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों पर, वेट लॉस देखा जाता है बच्चों में, और मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इससे समझा जाता है, और बहुत ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है जो कराई जाती हैं, जिनसे पता लगता है कि एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो चुके हैं और अब ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और फिर इसके बाद कुछ फर्दर थेरेपीज वगैरह की जाती हैं पर्सन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, किडनी डिसीज इज, मतलब किडनी डिसीज का एक दूसरे टर्म से जाना जाता है किडनी डिसीज को, तो उसका आपसे वो नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन डी, ब्राइट्स डिसीज को कहा जाता है किडनी डिसीज। अब देखिए ये ब्राइट डिसीज जो है ये एक तरह की आउटडेटेड टर्म है जो कि पहले इस्तेमाल की जाती थी किडनी इन्फ्लामेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बट आजकल नेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है किडनी इन्फ्लामेशन को, ब्राइट्स डिसीज के नाम से नहीं जाना जाता है, पहले इसको यूज किया जाता था। ये टर्म जो है दी किसने थी, तो देखिए 1836 में डॉक्टर रिचर्ड ब्राइट ने दी थी ये टर्म, और इनको माना जाता है गॉड फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, डिसीज जिसमें
इंटेस्टाइनल ट्रैक की लेयर्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस डिसीज को इसमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए क्रोन्स डिसीज। अब देखिए अगर हम बात करें इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की, तो ये ऐसी डिसीज होती है जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन होते हैं उनमें सूजन आ जाती है या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। वो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं उसके। दो तरह की इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ होती है, जिसमें पहली होती है क्रोन्स डिसीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोन्स डिसीज़ और यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्रोन्स डिसीज़ में कुछ स्पेसिफिक जगह होती है इंटेस्टाइन की जहाँ पर इस तरह की इन्फ्लामेशन होती है, बट कोलाइटिस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो सबसे जो लोअर सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ पर इस तरह की इन्फ्लामेशन देखी जाती है। तो ये दोनों ही इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है जहाँ पर इन्फ्लामेशन इनके अलग अलग सेगमेंट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि वॉलेंट्री मसल्स की इन्फ्लामेशन को इसमें से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी मायोसाइटिस। अब देखिए जहाँ भी मायो टर्म आएगी वो उससे आपको समझ जाना है कि मसल्स की बात हो रही है, और आइटिस जैसे कि हमें पता है इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। तो मायोसाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ मसल, और टिपिकली अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशन होती है वॉलेंट्री मसल्स की। वॉलेंट्री मसल कौन सी मसल होती हैं? ऐसी मसल जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आप मूव कर सकते हैं, जैसे अपने हैंड्स को आप मूव कर सकते हैं, अपने लेग्स को आप मूव कर सकते हैं। तो इनकी मसल में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है इनको कहा जाता है मायोसाइटिस, जिसके लिए अलग अलग स्प्रेज आते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारे ओवर द काउंटर पे मिलते हैं। बट ये सही अच्छा रहता है कि आप किसी से को कंसल्ट करके ही किसी भी तरह का ऑइंटमेंट या किसी भी तरह का स्प्रे का इस्तेमाल करें। और इनकी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ थोड़ा सा दर्द होने लगता है, टेंडरनेस आ जाती है, स्वेलिंग या वीकनेस आ जाती है। रीज़न इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। उसमें से एक रीज़न है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मसल पेन होने लगती है आपको, क्योंकि मसल एक्सपेंड हो रही है, जो कि कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, तो जो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। बट मायोसाइटिस के केस में क्या होता है कि ये किसी भी अलग दूसरी वजहों से हो सकती है, जिसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ना देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सेल नंबर इन टिश्यू इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इस टर्म को जहां पर एबनॉर्मली सेल नंबर इंक्रीज होने लगते हैं टिश्यूज में? डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन डी हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है जहाँ सेल्स बिल्कुल ही आराम से ग्रो हो रही हैं टिश्यू में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सेल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब ग्रो हो रही है टिश्यूज में, सेल नंबर इंक्रीज होने लगा है। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरप्लेसिया। थोड़ी देर के बाद या अगर इसको ठीक टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होती है, सेल का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है और ये टर्म हो जाती है डिस्प्लेसिया। और अगर फिर भी ये कंट्रोल में नहीं आई तो ये टर्म होती है कैंसर। तो कैंसर के केस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल ग्रो होने लगती है किसी भी पर्सन की बॉडी में। अगर हम बात करें हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेसिया में क्या डिफरेंस है, तो हाइपरप्लेसिया में हमने देखा सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जबकि हाइपरट्रॉपी में क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हाइपरट्रॉपी क्या होता है, सेल साइज इंक्रीज होता है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है आप तक हर कंटेंट पहुँचाने में, तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखा दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर कोई भी सवाल है आपके मन में या कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।